अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल जी थर्ड वर्ल्ड वार और यूक्रेन अटैक रशिया आज इन्होंने की वीडियो है जी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा ममदूरी, मेरे साथ हैं मलिक सकलान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों RS-28 सरमट ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल, रूस की इस मिसाइल को सैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। ये 1 सेकंड में 8 किलोमीटर का सफर तय करती है। मतलब ये कि ये मॉस्को से 7500 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 20 मिनट में कवर कर सकती है। मतलब जो सफर तय करने में एक बोइंग विमान को 9.5 आवर्स 9.5 घंटे लगते हैं, वो रास्ता ये मिसाइल सिर्फ 20 मिनट में तय कर लेती है। ये एक बार में 1000 किलो विस्फोटक भी ले जा सकती है। इसका खुद का वजन 208 टन है और ये 35 मीटर लंबी है। इस एक मिसाइल में 10 वॉरहेड्स लग सकते हैं। अगर ऐसी 10 मिसाइलें एक साथ न्यूयॉर्क शहर पर दागी जाएं तो वो उसके आसपास के 1000 किलोमीटर के एरिया को तबाह कर सकती है और इस हमले में 50 लाख लोग मर सकते हैं। इस मिसाइल में अगर न्यूक्लियर बम लगा दिया जाए तो ये हिरोशिमा और नागासाकी पर फेंके गए बमों से 13,000 गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। और अगर ऐसी 15 मिसाइलें दाग दी गई तो पूरे अमेरिका की सारी इंडस्ट्रीज एक झटके में बर्बाद हो सकती है। तो ये ताकत है इसी सैटर्न मिसाइल की, और सुना है अब इसी मिसाइल से रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। जी हाँ, 1 जून को यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब में FPV ड्रोन्स के जरिए रूस के 40 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए। इन हमलों में रूस को $7 बिलियन यानी 58,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रूस की 34% से ज्यादा एयरफोर्स कैपेबिलिटीज तबाह हो गई हैं। जेलेंस्की इस हमले से खुश हैं। उन्होंने बताया कि इस हमले की प्लानिंग 1.5 साल से चल रही है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर रूस नहीं माना तो ऐसे और हमले करेंगे, लेकिन अब बारी रूस की है। ऐसा लगता है कि रूस इस हमले के बाद यूक्रेन और उसके सारे दोस्तों को बर्बाद कर देगा। उसने एक एक करके यूक्रेन के एयरबेस तबाह करने भी शुरू कर दिए हैं। इधर कुछ नाटो देश भी रूस से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि रूस अमेरिका पर भी हमला कर सकता है। मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर की सारी जमीन तैयार हो चुकी है। रशिया ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अलर्ट मोड पे डाल दिया है और ऐसा लगता है कि दुनिया कुछ बड़ी तबाही देखने वाली है। पर सवाल ये है कि ये सारी लड़ाई शुरू क्यों हुई? आखिर क्या वजह है कि ये लड़ाई अभी भी रुक नहीं रही है? आइए आज की वीडियो में इसी मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले IPL का आखिरी दिन है, आपके लिए आखिरी मौका है बड़े प्राइजेस और ढेर सारा कैश जीतने का। प्रोमो डाउनलोड करो। 4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स यहाँ अपनी नॉलेज और स्किल से डेली रिवॉर्ड्स कमा रहे हैं। ये एक लीगल स्किल बेस्ड गेम है। अलग अलग कैटेगरीज के सवाल यहाँ पर मिल जाएंगे, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, क्रिप्टो, एंटरटेनमेंट आदि। यहाँ का सिस्टम सिंपल है, बस आपको क्रिकेट की अपनी नॉलेज से सवालों के येस या नो में जवाब देने होते हैं। जैसे एक सवाल मिलेगा कि RCB IPL चैंपियन बनेगी, क्या विराट कोहली 50 से उससे ज्यादा स्कोर कर पाएंगे? हमारे दोस्तों ने अपनी एनालिसिस लगाकर जवाब दे दिया है। अब बारी आपकी है। सिर्फ कैश ही नहीं, प्रोबो पर बड़े गिव अवेज भी दिए जा रहे हैं। आईफोन्स, लग्जरी कार्स, बाइक्स, जितना ज्यादा ट्रेड करोगे जीतने के मौके उतने। विनिंग को विड्रॉ करना भी सिंपल है, अपनी लिमिट के हिसाब से UPI से डायरेक्ट अपने अकाउंट में ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे इस ऐप को डाउनलोड करो। साइन अप बोनस भी मिलेगा स्पेशल लिंक पे डाउनलोड करोगे तो। बाकी क्रिकेट के सिर्फ फैन मत बनो, एक्सपर्ट बनो और प्रोबो पर जीतो कैश और क्लासी रिवॉर्ड्स। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों तारीख थी 1 जून, देश था रशिया और ठिकाने थे कई। इस दिन रूस के अलग अलग शहरों पर ऐसे हमले हुए जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कुछ ही पलों में हमने कुछ ऐसा देखा जिसकी आज तक किसी ने कल्पना नहीं की थी, इमेजिन नहीं किया था। जी हाँ, पता चला कि यूक्रेन ने 117 FPV ड्रोन्स यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स के जरिए रूस के कई एयरबेसों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में ओलेत्या, बेलाया, इवानोवो, डिगिलीवो और यूक्रेन का एयरबेस पर खड़े 41 रूसी विमान और बॉम्बर्स तबाह हो गए, जिसमें Tu-22M3, Tu-95 और A-50 जैसे ताकतवर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी थे। A-50 विमान तो बहुत ही रेयर है, रशिया के पास ऐसे सिर्फ 10 विमान हैं। बताया जाता है एक विमान की कीमत करीब $350 मिलियन यानी 3,000 करोड़ रुपए है। जिन 5 एयरबेस पे हमला हुआ ये सभी यूक्रेन की सीमा से हजारों किलोमीटर दूर थे। इसमें बेलाया एयरबेस यूक्रेन से 4,300 किलोमीटर और अमूर एयरबेस 6,000 किलोमीटर दूर था। बाकी सभी एयरबेस भी यूक्रेन से कम 2,000 किलोमीटर दूर थे। खबर है कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU इस हमले की तैयारी 1.5 साल से कर रही थी। उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम स्पाइडर वेब रखा था। इस मिशन की निगरानी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कर रहे थे। अब बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन ने रशिया के अंदर हजारों किलोमीटर तक ये हमले किए कैसे? क्योंकि 4 या 6,000 किलोमीटर तक ट्रैवल करने वाले ड्रोन अभी तक बने नहीं है। मगर इसके बाद जो खबरें आई हैं दोस्तों, उसने सबको हिला दिया। पता चला कि यूक्रेन ने एक एक करके ट्रकों में छिपाकर इन ड्रोन्स को रशिया के अंदर तक पहुंचा दिया था। ट्रकों की छत पर लकड़ी के केबिन बनाकर
इन ड्रोन्स को उनके अंदर रखा गया था। जिन केबिन में ये ड्रोन रखे गए थे वो केबिन भी रिमोट से ऑपरेट हो रहे थे। पहले एक एक करके इन ट्रकों को उन तमाम लोकेशंस के पास पहुंचा दिया गया जहां हमले करने थे। मसलन जिस एयरबेस पर हमला करना था उसके पास इन लॉरियों को, ट्रकों को पहुंचा दिया गया। फिर जब हमलों का वक्त आया तो छत पर लगे केबिन को यूक्रेन में ही रिमोट से खोल दिया गया। फिर एक एक करके सारे ड्रोन बाहर आने लगे। ये सभी ड्रोन जीपीएस एनेबल्ड थे और एआई टेक्नोलॉजी से काम कर रहे थे। हमले के जो वीडियो सामने आए हैं उनमें आप देखेंगे कि किस तरह ये ड्रोन पहले बॉम्बर या एयरक्राफ्ट के ऊपर जाते हैं, फिर अपनी एआई टेक्नोलॉजी से ड्रोन ये डिटेक्ट करता है कि बॉम्बर का फ्यूल टैंक कहां है, उसके बाद खुद को वहीं पर गिराकर वो ब्लास्ट कर देता है। मतलब आप सोच कर देखिए कितना खतरनाक प्लान है। जिस ड्रोन ने यह हमला किया गया उसकी कीमत बताई जा रही है 40,000 रुपए मात्र, और जिन विमानों पर यह हमला हुआ उनमें एक एक विमान की कीमत $300 मिलियन यानी 3,000 करोड़ रुपए तक। खबर है कि इन ड्रोन हमलों से अब तक $7 बिलियन यानी 58,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है रशिया को। आप स्ट्रैटेजी और प्लानिंग देखिए। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम बॉर्डर पर नजर रख रहा था। उसने अपने सारे एयरक्राफ्ट बॉर्डर से 2000 से 6000 किलोमीटर अंदर रखे हुए थे। कुछ बॉम्बर्स तो चीन के पास साइबेरिया तक में खड़े थे, लेकिन यूक्रेन ने ऐसी चाल चली कि रशिया को कुछ समझ ही नहीं आया। कहने को तो यूक्रेन ये कह रहा है कि हमने ये सारा प्लान खुद बनाया, लेकिन सारी दुनिया को पता है कि वो अकेले ऐसा नहीं कर सकता। चलो, ड्रोन तो यूक्रेन ने रशिया के अंदर पहुंचा दिए, लेकिन रशिया के एयरक्राफ्ट कहां पर खड़े हैं ये बात उन्हें तब तक पता नहीं चल सकती थी जब तक कि यूएस अपनी सैटेलाइट के जरिए ये इंफॉर्मेशन उन तक न पहुंचाए। यूक्रेन ने पहले कहा कि हमने यूएस को हमला करने से पहले बता दिया था, लेकिन जब यूएस ने इससे इनकार किया तो यूक्रेन भी बोलने लगा कि हाँ भाई, यूएस को नहीं पता था। सच्चाई दोस्तों चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतना तय है कि यूक्रेन के इस ड्रोन अटैक के बाद अब रशिया यूक्रेन वॉर नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। एक ऐसे लेवल पर जहां से अब कुछ भी हो सकता है। एक तरफ टर्की में रशिया और यूक्रेन के ऑफिशियल्स के बीच सेकेंड राउंड की बातचीत चल रही है, पर लगता नहीं है कि उस बातचीत से कुछ निकलने वाला है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर दोनों देश 3 साल से लड़ क्यों रहे हैं और दोनों में बात बन क्यों नहीं रही है। आपको बता दें, रशिया और यूक्रेन के बीच 2022 से युद्ध चल रहा है। उस टाइम ये खबरें थी कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता है, मगर रशिया को ये बात मंजूर नहीं थी। रशिया को लगता था कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन गया तो इससे रशिया की सेफ्टी खतरे में पड़ेगी, क्योंकि नाटो का मेंबर बनने का मतलब था कि अगर रशिया और यूक्रेन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो नाटो के सभी देश और अमेरिका इसे खुद पर हमला मानते हुए यूक्रेन की तरफ से लड़ेंगे। रशिया को हमेशा से लगता है कि यूरोप और अमेरिका तो वैसे भी उसके खिलाफ हैं, इसलिए ये देश तो वैसे भी मौका ढूंढेंगे यूक्रेन को उकसाने का। इसलिए रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने। इसके अलावा रशिया का यह कहना था कि यूक्रेन में जो डॉनबास का इलाका है वहां पर यूक्रेन लोकल लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है। डॉनबास यूक्रेन का वो इलाका है जहां पर ज्यादातर लोग रशियन भाषा बोलते हैं। रशिया ये चाहता था कि यूक्रेन डॉनबास को एक इंडिपेंडेंट रीजन घोषित कर दे, मगर यूक्रेन इसके लिए माना नहीं। बस इसी बात पर रशिया ने फरवरी 2022 में यूक्रेन के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। रशिया जल्दी यूक्रेन पर प्रेशर डालकर अपनी शर्तें मनवा लेगा, लेकिन लड़ाई शुरू होते ही अमेरिका समेत यूरोप के कई देश यूक्रेन के साथ आ गए, उसे हथियार देने लगे। अमेरिका यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस इनपुट्स भी शेयर करने लग गया। शुरू में यूरोप के देशों ने कहा था कि आप हमारे हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ रशिया से बचने के लिए करोगे, रशिया के अंदर हमला नहीं करोगे, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने ये शर्त भी हटा ली। अब यूक्रेन यूरोप से मिले हथियारों का इस्तेमाल रशिया के अंदर भी कर सकता है। अब सवाल ये है दोस्तों कि आखिरकार 3 साल बाद भी दोनों देशों में शांति क्यों नहीं हो रही है। सीधी सी वजह है, रशिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर न बने और इंडिपेंडेंट रहे, जिसके लिए यूक्रेन तैयार नहीं है। रशिया ये भी चाहता है कि यूक्रेन डॉनबास और लुहांस्क के इलाकों को इंडिपेंडेंट घोषित करे, यूक्रेन ये भी नहीं चाहता। दूसरी तरफ यूक्रेन का कहना है कि रशिया ने 2014 में क्रीमिया पर जो कब्जा किया था वो उस जगह को खाली करे, रशिया उसके लिए भी तैयार नहीं है। और यही सारे क्लैश की जड़ है। न रशिया क्रीमिया छोड़ने को तैयार है और न ही यूक्रेन नाटो का मेंबर बनने की जिद छोड़ने को। इसी मुद्दे पर टर्की में कुछ दिन पहले दोनों ही देशों की बैठक हुई, जिसमें कोई हल नहीं निकला। उल्टा इस मीटिंग के फेल होने के बाद रशिया ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए और इसी के बाद फिर यूक्रेन ने भी ऑपरेशन स्पाइडर वेब को अंजाम दिया। एक बार फिर से टर्की में दोनों देशों में बातचीत हो रही है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उसमें कुछ निकलेगा। आपको याद ही होगा, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जेलेंस्की पहली बार उनसे मिले थे तो ट्रंप काफी नाराज हुए थे। ट्रंप ने तो जेलेंस्की को यहां तक बोल दिया था कि तुम्हारे पास चलने के लिए अब कोई पत्ता नहीं है। तब भी ये खबरें आई थी कि ट्रंप ने यूक्रेन को खुलकर कहा कि भाई हम तो इतने वक्त से तुम्हारी हथियारों से मदद कर ही रहे, मगर तुम भी तो बदले में हमें कुछ दो। उसके बाद ये पता लगा कि यूक्रेन ने अपनी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की माइनिंग के लिए यूएस से डील कर ली। मतलब यूएस और ट्रंप जो चाहते थे उनको मिल चुका है। इधर यूरोप भी खुलकर जेलेंस्की के साथ खड़ा है। ऐसे में लगता नहीं है कि हाल फिलहाल में ये युद्ध रुकने वाला है। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारे लिए यानी भारत के लिए इसमें क्या सबक है।
जिस तरह यूक्रेन ने खुफिया एजेंट्स और रशिया के ही लोगों के जरिए ट्रकों में भरकर रशिया में ड्रोन पहुंचाए, ये हमारे लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि कल को ठीक ऐसा ही भारत में भी हो सकता है। यूक्रेन को रशिया में गद्दार ढूंढने में टाइम लगा होगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे गद्दारों की कोई कमी नहीं है। और अगर मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, तो कल को भारत में भी कुछ लोग ड्रोन के जरिए हमारे ही देश में हमला भी कर सकते हैं। पाकिस्तान को तो भारत में ड्रोन पहुंचाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पर ध्यान देने की जरूरत है। तमाम की लोकेशंस की सिक्योरिटी को टाइट करने की जरूरत है। रशिया पर हुए हमले के बाद हमें ये एंटिसिपेट करना होगा कि इस तरह के हमले भारत में कहां कहां हो सकते हैं। फिर उन जगहों की पहचान करने के बाद वहां की सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। जैसे रशिया के पीछे सारी दुनिया पड़ी है, जेलेंस्की को पीछे से मदद देने वाले भी 1000 लोग हैं, वही हाल भारत का भी है। मजबूत भारत को गिराने के लिए पाकिस्तान की मदद करने को कई देश तैयार खड़े हैं, इसलिए हमें उन सब से सावधान रहना होगा। अपनी तैयारी खुद करनी होगी। दुश्मन से 1-2 नहीं 20 कदम आगे की सोचनी होगी हमें, तभी हम खुद को सेफ और सिक्योर कर पाएंगे। बाकी आप बताइए, रशिया और यूक्रेन में अभी जैसे हालात बने हैं, उसके बाद आप इस वॉर को कहां जाता देख रहे हैं? जो भी हो आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मौके पे चौका लगाना, प्रोबो को डाउनलोड करना। लग्जरी कार और बड़े प्राइजेस आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम। जी बिल्कुल जी, हमने भी ये जब पहली दफ़ा ये न्यूज़ सुनी थी कि यूक्रेन की तरफ से एक बहुत बड़ा हमला हुआ है रशिया के अंदर जाके, और रशिया के अंदर जाके जो फाइटर जेट थे उनके 40 से ज़्यादा फाइटर जेट उनके डिस्ट्रॉय किए हैं, और एक जो फाइटर जेट है उसकी 3000 करोड़ जो प्राइस बनती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान जो है रशिया को पहुंचाया यूक्रेन ने। तो ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि रशिया का तो डिफेंस सिस्टम जो है वो बड़ा तगड़ा है, और रशिया और यूक्रेन को अगर कंपेयर करें तो ऐसा ही है कि एक हाथी और चींटी जैसे होती हैं, कि रशिया के सामने एक चींटी की मानद ही है यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन ने ये प्लानिंग जो की है, ज़ेलेंस्की की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि 1.5 साल से ये प्लानिंग हम कर रहे हैं, और इस प्लानिंग को सक्सेस करने के लिए रशिया के अंदर ही से कुछ लोगों को चुना गया और कुछ लोगों को खरीदा गया, जिसकी वजह से ये सारा प्लान जो है वो कामयाब हुआ। अब ज़ेलेंस्की ने किया इस तरह से था कि कुछ ट्रक थे, उन ट्रकों में ड्रोन जो थे, वो ड्रोन की कीमत आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ 40,000, और उसके बाद वो जो ट्रक हैं वो पूरी तरह से कंट्रोल हो रहे थे, और जो ही वो ट्रक रशिया के जिन जिन इलाकों में पहुंचाने थे वहां पे पहुंचे हैं, और उसके बाद एआई टेक्नोलॉजी के जरिए उन ड्रोन्स को, उन ट्रकों की छतों को ओपन किया गया और ड्रोन्स को निकाला गया, और निकालने के बाद जो टारगेट थे उन टारगेट के ऊपर ड्रोन को भेजा गया, और ड्रोन जो है भाई वो अपना काम करने में कामयाब हुए हैं, वहीं पर डिस्ट्रॉय हुए हैं जहां पे वो उनको तबाह करना चाहते थे। अब ज़ेलेंस्की जो है वो बुखलाया हुआ है इस हमला करने का, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि यूएसए की थपकी के बगैर तो ये नामुमकिन ही नहीं है। यूरोपियन जो हैं वो भी सारे के सारे यूक्रेन के साथ खड़े हैं। तो ज़ेलेंस्की ने पहले तो स्टेटमेंट ये दे दिया था कि यूएस को हमने बता दिया था जी कि हम हमला करने वाले हैं, लेकिन जब यूएसए ने इनकार किया तो उसके बाद इन्होंने कहा नहीं, यूएसए को नहीं पता इस हमले के बारे में, ये हमने अपने बलबूते पे किया। यूएसए की जो इंटेलिजेंस है वो भी उन्होंने शेयर किया यूक्रेन के साथ। उसके बाद यूरोपियन जो थे उनका ये कहना था यूक्रेन को कि जो वेपन्स हम आपको देंगे वो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी आप को डिफेंड कर सकते हैं उनसे, तो डिफेंस के लिए आप इस्तेमाल करिए, लेकिन आपने जो रशिया है उसके अंदर जाके आपने उन वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन अब वो शर्त भी हटा दी गई है। अब रशिया जो है वो चुप बैठने वाला नहीं है इतने बड़े नुकसान होने के बाद, और जो चीजें रशिया मनवाना चाहता है वो भी अभी ज़ेलेंस्की से वो नहीं मनवा सका। जो राज्य वहां पे बनती हैं जहां पे रशिया को लगता है कि जुल्म हो रहा है, और वहां पे जुबान जो है वो भी ज्यादातर लोग जो हैं वो रशियन यूज करते हैं। रशिया ये चाहता है कि उन इलाकों को ज़ेलेंस्की जो है वो छोड़ दें, लेकिन ज़ेलेंस्की ने साफ साफ इस बात को मानने से इनकार कर दिया। और दूसरी चीज ये है कि ज़ेलेंस्की जो है वो नेटो का मेंबर बनना चाहता है। यूक्रेन को ये चीज मंजूर नहीं है, क्योंकि यूक्रेन जानता है कि अगर नेटो का ये मेंबर बनता है तो रशिया जानता है। रशिया की फिर पूरी की पूरी जो सेफ्टी है वो खतरे में आ जाएगी। इसलिए फिर रशिया ने इन चीजों को मानने से इनकार किया, और जो युद्ध है वो 3 साल से छिड़ा हुआ है, परिणाम तो उसका निकला नहीं है। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति बनी है, इतना बड़ा हमला होने के बाद रशिया जो है वो कोई ना कोई बड़ा प्लान करेगा।
और ये जो युद्ध है ना, ये वाकई जी थर्ड वार की तरफ जाने का जो रुख है, वो अभी हो सकता है। जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए पूरी तरह से थपकी लगा रही हैं यूक्रेन को, तो युद्ध जो है वो तो थमने का मेरे ख्याल में कोई चांस नजर ही नहीं आ रहा यहाँ पर। बिल्कुल जी। और रशिया को अब छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रशिया के अंदर घुस के जो है वो मारा गया है। लेकिन अभी जो है दोनों में जंग है भाई, वो कर सकते हैं दोनों एक दूसरे का। लेकिन ये है कि अभी दूसरी साइड पे जो है वो टेबल टॉक भी चल रही है, और लेकिन यहाँ पे ज़ेलेंस्की ने जो है वो चबल मार दी है। क्योंकि जब टेबल टॉक चल रही है तो फिर जो है वो ये काम अभी नहीं करने चाहिए थे। तो लेकिन जो है वो अब उसने जो है ज़ेलेंस्की ने दाखिल होके जो है वो स्पाइडर वेब के ज़रिए ड्रोन जो है मिशन था उसका स्पाइडर वेब, वो ड्रोन उड़ाए हैं बीच में जाके, और जो रशिया के गद्दार थे उनको अपने साथ मिलाया है। और रशिया जो है वो अभी टेबल टॉक पे जो है वो बातें कर रहा है कि ये इलाके छोड़ो, नेटो का मेंबर ना बनो। और तो उस बातचीत चल रही है। तो मेरे ख्याल में जो है दोनों मुल्कों को जो है वो नहीं करना चाहिए था एक दूसरे पे, लेकिन जो है ये यूक्रेन ने किया है भाई। मैं यूक्रेन को इस टाइम गलत कहूंगा। तो रशिया जो है अब उसके पास जो है वो इख्तियारात हैं, वो कर सकता है भाई। तो हो जानी है, क्योंकि रशिया भाई तपा पड़ा है, और उसने जो है वो यूक्रेन और यूरोप उसको धमकियां दी हुई हैं। अब जो है कोई ना कोई हमला करेगा, कोई ना कोई प्लान तैयार कर रहा होगा। तो कोई पता नहीं है कब जो है वो उस पे अप्लाई कर दे। लेकिन यूक्रेन ने मेरे ख्याल में दोबारा से ये जो है वो कोई कोई ना कोई अभी फिर से जो है वो कोई हमला किया है। अब ये पता नहीं है इतना मुझे, लेकिन मैं हेडलाइन ही देखी है कभी। तो लेकिन ये है कि उसके अलावा जो गद्दार अपने जो मुल्क में, रशिया के मुल्क में गद्दार थे, उनकी वजह से मारे गए हैं। अगर वो गद्दार जो है वो साथ ना देते यूक्रेन का, तो अंदर लेके आके ड्रोन जो है वो, क्योंकि अंदर ज़रा लेके आए थे, इतना बॉर्डर दूर है और इतनी दूर तक कैसे ऑपरेट कर रहे थे। तो जब वो तहकीक हुई तो उससे पता चला कि ये ट्रकों में भर के जो है वो अंदर लेके आए थे ड्रोन, और यहाँ पे नज़दीक आके जो है उड़ाए गए और जाके जो है अटैक किया गया। लेकिन जो है वो जो ट्रक वाले थे वो तो चले गए, लेकिन एक ट्रक जो है वो पकड़ा गया था, लेकिन वो भी ब्लास्ट हो गया था शायद, या शायद सही सलामत पकड़ा गया था। लेकिन उसका जो ड्राइवर था, उसके बारे में मैंने सुना है कि उसको भी कत्ल कर दिया गया था। तो मतलब कि यूक्रेन की तरफ से उसको कत्ल कर दिया गया था, मार दिया गया था। जिन लोगों ने उनको काम दिया था उन्होंने उसको निपटा दिया कि ये जो है वो ट्रेस ना कर सके इसके थ्रू। तो वो मुर्दा हालत में उनको मिला है। ये अब सही न्यूज़ है या नहीं सही न्यूज़, क्योंकि अभी मैंने जो है वो ज़्यादातर देखी नहीं है, लेकिन मैंने ये एक चैनल पे देखी थी, उसमें ये बता रहे थे कि ये उसको ट्रक वाले को जो है वो मार दिया गया था, वो मुर्दा हालत में मिला है ये रशिया को, इसलिए ट्रेस नहीं कर पा रहे अभी सही से। लेकिन एक ट्रक जो है वो उनको मिला है, वो कैसे छोड़ के भाग गए या उस पहुंचा नहीं सही मुकाम पे, पकड़ा गया मेरे ख्याल में, या क्या हुआ वो अभी नहीं पता। लेकिन ये है कि एक पकड़ा गया था और उससे पता चला कि ये ट्रकों में भर के लेके आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है वो रशिया के गद्दार भी बीच में शामिल है, जिन्होंने उनको जो है पैसा दिया होगा, उन्होंने ट्रकों में भर लिए होंगे। हो सकता है कि उन्होंने पूछा तक नहीं होना कि क्या है क्या नहीं है इसमें, तो मोटा पैसा मिला होगा। तो बाकी जो है वो उसके अलावा अब रशिया क्या करेगा। अब यूएसए का बीच में बहुत ज़्यादा रोल है, इसमें कोई शक नहीं है कि यूएसए जो है उसका रोल नहीं है। यूएसए तो बेशक ऊपर से जो मर्जी बोलता रहे, लेकिन यूक्रेन को पीछे तबकी देने वाला वही है। यूक्रेन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अकेला जो है ये सारा कुछ कर सके, और पीछे यूरोप भी है उसके। लेकिन रशिया जो है अब सबसे निपटेगा, और कैसे निपटेगा ये तो वही जानता है अब कि उसका क्या प्लान है आगे, और क्या करना चाह रहा है, यूक्रेन को बिल्कुल ख़त्म करना है या क्या करना है। और उसके अलावा जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की इन्होंने बात की है कि इंडिया को भी जो है मकामात ऐसे जो है ध्यान में रखने चाहिए। और इन्होंने एक बात की कि रशिया में जो गद्दार हैं वो तो ढूंढ के उन्होंने मिले होंगे, लेकिन इंडिया में जो है गद्दारों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि हर मुल्क को जो है अपनी सिक्योरिटी रखनी चाहिए, सास जगहों की, और बचा के रखना चाहिए। क्योंकि अब जो है वो टेक्नोलॉजी इतनी की आ गई है। देख लें अब क्या हुआ है, ड्रोन के ज़रिए जो है वो $7 बिलियन का जो है नुकसान कर दिया रशिया का, और इतने जहाज़ तबाह करके रख दिए खड़े-खड़े, तो सिर्फ एक 40,000 के ड्रोन से। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। और बाकी अब थर्ड वर्ल्ड वार होती है, क्योंकि ये अभी शुमाली कोरिया का मैंने सुना था कि शुमाली कोरिया जो है वो जो ना साउथ कोरिया है, शायद साउथ कोरिया ही है ना,
हाँ। तो जिसका मोटा सा है वो नॉर्थ जिनके नॉर्थ है कि साउथ साउथ है। कोरिया, वो मोटू है ना जिसका, वो बड़े जिद्दी टाइप से अब लोग वो होते हैं जिस वो। कोरिया का भी ये शुमाल को क्या कहते हैं यार, नॉर्थ कहते हैं या साउथ कहते हैं यार? ये मुझे ना उर्दू में ये जो सिमतें होती हैं ना, शुमाल, जनूब, मगरब, मशरक, ये मुझे ना भूल जाती है इंग्लिश में ये क्या क्या है। हम्म, सीरियसली मैं बड़ी याद करने की कोशिश की है, मैं फिर भूल जाता हूँ ये वाली चीजें। तो मुझे नहीं पता, लेकिन शुमाली कोरिया जो है उसका जो वो पागल सा सिर फिरा सा जो है, वो मोटा सा जो सदर है, प्रेसिडेंट है, वजीर आजम है, जो भी है, वो जो है वो तीनों में से कोई भी है वो। हाँ, नहीं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट है शायद, हाँ क्योंकि वहां पे गुलामाना वजीर सिस्टम आजम है है ना। या प्रेसिडेंट है। बहरहाल जो भी है वो, अगर वो उसने भी जो है वो रशिया का साथ देने की बात की है। हम्म, तो अब ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ जो है वो ज़्यादा चांस है, और ये बिल्कुल ठीक है जी रौनक भाई ने कहा है कि ये जो प्लान है, ये जो एक किस्म का वो थर्ड वर्ल्ड वार जो होने वाली है, उसका एक समझ लें कि छोटा सा हिस्सा शुरू हो चुका है, हाँ जमीन तैयार की जा रही ज़मीन तैयार की और जा ये रही है। ज़ेलेंस्की की क्या जुर्रत है कि वो रशिया के ऊपर इतना बड़ा प्लान करके हमला कर सके, वो सबको पता है। और ये जो टेबल टॉक हो रही है ना, हम भी यहाँ पे कह रहे हैं टेबल टॉक हो रही है, ज़ेलेंस्की को चाहिए था कंप्रोमाइज कर लेता, वो चाहता था कंप्रोमाइज करना, टेबल टॉक भी करना चाहता था, लेकिन उसको पीछे से थपकी लगी है क्योंकि यूएसए नहीं चाहता कि ये युद्ध जो है वो रुके। यूएसए बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना चाहता है रशिया को, वो पूरी तरह से गिराना चाहता है। भाई, यूएसए किसी को भी ऊपर नहीं आने देगा। यूएसए को पता है कौन कौन ऊपर आने वाला हाँ, है, युद्ध रशिया रुक है, सकता है। चाइना है, इंडिया है, ये इन तीनों में से कोई भी ऊपर आ सकता है। तो वो चाहता ही नहीं है, वो इन तीनों को जो है उलझा के रखेगा। अभी जो है वो रशिया और यूक्रेन, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इनको आपस में जो है उलझा के रखा हुआ है, और ये आपस में ही लड़ रहे हैं और अपनी तबाही कर रहे हैं, और यूएसए हम पे राज कर रहा है सब पे, चाहे जिसकी वजह से भी। हाँ बिल्कुल, यूएसए और यूरोपियन जो यूनियन है, सब ने मिलकर ये प्लान किया हुआ है कि रशिया जो है ना, इसको किसी तरीके डिस्ट्रॉय करना है, इसको ऊपर नहीं आने देना, क्योंकि उनके मुकाबले में अगर कोई उस एरिया में खड़ा है तो वो रशिया ही है, ये तो सबको पता है। तो वो चाहती हैं कि रशिया को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाना और रशिया को कमजोर करना चाहती हैं। रशिया को जो लेवल बना हुआ है उसको वो गिराना चाहते हैं, जिसकी वजह से इस्तेमाल जो है, जेलेंस्की जो है वो तो एक मोहरा है ना, जो उसका इस्तेमाल हो रहा है। बाकी ना तो उसके पैसे लग रहे हैं, पैसे जो लगा रहे हैं वो भी सबको पता है, वेपन्स जो दे रहे हैं वो भी सबको पता है। ऐसे ही तो नहीं ना, यूक्रेन का ज़ेलेंस्की जो है वो हाँ, अपना जाके बातें सुन रहा था। अब भाई पैसे लिए हैं तभी बातें सुन रहा था ना। वैसे ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और वो व्लादिमीर पुतिन, अब देखना है कि क्या होता है। दोनों का नाम मेरे ख्याल है यही है ना, पता नहीं, बहरहाल चले जी, ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की और पुतिन ही है, पुतिन ही ठीक है। व्लादिमीर जो है ज़ेलेंस्की, ये दोनों का यही नाम है, अच्छा अच्छा, व्लादिमीर ही है। अब चेक कीजिएगा। ठीक है यार, लद में नहीं होगा, हैं? बहरहाल जी ये क्या तो होगा बात- एक मिनट खड़ी। लद में ना। व्लादिमीर नहीं, व्लादिमीर, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे व्लादिमीर। डिक्शनरी शुरू हो गई है। खैर एनीवेज, कमेंट्स आया हुआ था और कमेंट्स में पढ़ रहा था और उसके ऊपर मैं बहुत हंसा हूँ। और वो कमेंट्स था कि सकलैन भाई आप जो है हमेशा जो है मूवी से रिलेटेड, और मुझे लगता है मूवियाँ बहुत ज़्यादा देखते हैं और सियासी गुफ्तगू हो रही होती है और आप भाई उसमें चीज़ें ऐसी होती हैं। अभी आप यकीन माने ये क्या नाम है, अमेरिका एज फॉलन डाउन मूवी है हॉलीवुड की, उसका से एक सीन देख ले जाके, जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो एंजॉय करने के लिए मछली पकड़ने के लिए जाता है और रशिया जो है अटैक करता है। वो किस तरह करता है अटैक, वो छोटा सा सीन देख ले और उस सीन को यहाँ पे देख ले। ये तो मैं स्टार्टिंग में सुना, मैंने कहा यूक्रेन ने इस तरह हमला किया, मतलब वो अपने ट्रक जो है वहाँ पे लेके गया और वहाँ से फायर किया है। वो ड्रोन भी इसी तरह निकलते हैं, इसी तरह वहाँ से ऑपरेट किए जाते हैं और इतनी तादाद में होते हैं और वो डिटेक्ट करते हैं बाकायदा। उनमें सिस्टम होता है जो होल्ड कर रहा होता है, उन्हें पता होता है कि कौन सा एजेंट है, कौन सा बंदा है, किसको टारगेट करना, और उसके ऊपर वो गिरा देते हैं और फट जाता है वो, और इतनी तबाही मचाते हैं वो उस एरिए में। और उसके बाद 2-3 और जगह पे उन्होंने लगाए होते हैं। अब इस सीन को यहाँ पे उन्होंने सेम टू सेम कॉपी किया है। ट्रक अंदर आए, नो डाउट कि कह लें कि गद्दार बंदे जो है हर जगह मौजूद होते हैं, उन्हें हेल्प हुई है, उन्हें मदद मिली है, तभी वो उन्होंने क्रॉस आउट किया और क्रॉस करके इतना अंदर तक आ गए हैं। और अंदर तक आके मतलब पता ही नहीं चला उनको कि इसमें ड्रोन्स हैं। और वो मेरे ख्याल में ऊपर वाली साइड उन्होंने वो कवर की हुई थी, नीचे वाली साइड में हो सकता है सामान रखा हो, कुछ रखा हो, क्योंकि जो ऊपर वाली छत थी उस साइड पे ये दिखाया गया कि ऊपर थे ड्रोन।
और 2 ट्रक थे मेरे ख्याल में, और दोनों में एक को पकड़ लिया गया जिसमें जो है अभी फायर हो रहे थे, और वो पता नहीं कहाँ-कहाँ हिट करने थे, और एक जो है वो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर लिया, निकले, और वो फ्यूल टैंक को, आज ये रौनक की भाई की बात कि उन्होंने रियलाइज़ करवाया कि वो टैंक जो है, फ्यूल टैंक जो है, उनको टारगेट कर रहे थे, क्योंकि भाई उसमें लगेंगे तो ब्लास्ट होगा, और वो ज़्यादा उनको कह लें कि उसकी ज़रूरत नहीं है पावर की, क्योंकि वो अगली चीज़ की पावर, मतलब जो पेट्रोल है, वो भी बम ही है किस्म का। तो वो जहाँ पे टारगेट करेंगे बड़ी चीज़ को, जैसे जहाज़ों को टारगेट किया, तो उनकी फ्यूल टैंक्स जो हैं उनको टारगेट किया होगा। तो ये ऑपरेट हो रहे थे, और ये इतनी दूर से ऑपरेट तो नहीं होंगे, ये इधर से ऑपरेट हो रहे थे। जो बंदे आए हैं उन्होंने ये ऑपरेट किया होगा इन चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने रेंज बताई है, इतनी रेंज पे कोई भी जो है ड्रोन काम नहीं करता। तो कंसर्न तो होगा नो डाउट, और इसके पीछे अब बंदा कहे कि डिनाई करे इस चीज़ को कि अमेरिका का हाथ नहीं है, और नामुमकिन बात है। भाई वही बात कि नीचे लगे होते हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा बातें सुनाता है तो फिर सुननी पड़ती है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई जो है मतलब उससे रिलेटेड है आपका, क्योंकि यूक्रेन जो है जैसे ज़ेलेंस्की जो है, जैसे बातें सुन रहा था बैठ के और बेइज्जती करवा रहा था, इतनी बेइज्जती स्टार्टिंग से शुरू हुई और बातचीत होने तक और वापस जाने तक वो करता रहा है। तो इतनी तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, और वो एक मेहमान नवाज़ी वाला सिलसिला होता है, उसमें जो बातें होती हैं वो अंदर ही की जाती हैं, और उसको टीवी के सामने इस तरह पेश नहीं किया जाता। जिस तरह लड़ रहे थे और जिस तरह ज़ेलेंस्की नर्वस हुआ पड़ा था और सार नीचे कर रहा था, वो पुरानी वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं, उससे पता चलता है कि वो नीचे है अमेरिका के, और अमेरिका ही उसको फिर पीछे जो है पुश कर रहा है कि ये करो वो करो। अब ये प्लान किसने किया, किस तरह हुआ, उन्होंने वो जो ट्रक ड्राइवर था उसको भी, उसकी भी हत्या कर दी, और पता नहीं चलने दे रहे, क्योंकि वो क्लू नहीं चाहते कि कोई ऐसा क्लू इनको मिले जिसके थ्रू वो यहाँ तक पहुँचे और उनको पूरे प्लान का पता पता चले। इतने सालों तक आप अगर जंग चल रही है, ये कुछ हो रहा है, और आप बातचीत के ऊपर आ गए हैं, टेबल टॉक के ऊपर आ गए हैं, तो फिर आपको उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ज़ेलेंस्की कहीं न कहीं मुझे पागल लग रहा है, जिस तरह की हरकतें इसने इसने हरकत ये की है। रशिया क्या आगे से रिटेलिएट करता है। एक वीडियो आई है, पता नहीं उसमें वो कह रहे हैं कि रशिया ने हमला किया, और क्लिप में देख रहा था नहीं ये अभी लोग। कौन इस किया, मेरे प्लान इस ख्याल में किया, कोई नहीं प्लान किया। कर रहे हैं। तो मगर वो करता है, और जो मिसाइल जो है वो बता रहे हैं, और जिस तरह की उनकी रेंज बता रहे हैं, और जो वो तबाही कर सकते हैं, उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल सैटर्न दिया है। हैं? सैटर्न 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 में सैटर्न जो है, और वो एक अमेरिका का एग्जांपल उन्होंने दे के बताया है कि बहुत बड़ा है अमेरिका, और उसका एक एग्जांपल दिया है, और वो चीज़ अगर जंग छिड़ती है भाई, फिर वो लेने के तेरे पड़ जाएंगे दोनों तरफ से। अब जो है ये ज़ेलेंस्की जो है किस अमेरिका के कहने पे किया है, अब दबक के बैठ जाएगा। अब पता नहीं क्या बयान इसके आते हैं, या प्यूटन क्या रिएक्ट करता है या क्या बयान देता है, वो चीज़ जो है उस पर निर्भर करती है सारी ये चीज़ें, कि अब क्या होने वाला है। तो फिल वक़्त हो सकता है ये भी प्यूटन भी थोड़ा कूल डाउन हो जाए, नाउ ऑन सिचुएशन को देखे, और एक अरसे बाद जो है क्या लें, जिस तरह इन्होंने 1.5 साल लगाया, हो सकता है ये कुछ महीने लगाएँ, महीने बाद इम्प्लीमेंट करके कोई ऐसा प्लान करें, और उसके बाद हमला कर दें। और ये भी हो सकता है कि नाउ ऑन सिचुएशन ऐसी है कि आज वीडियो बना रहे हैं, सुबह पता चले कि ये चीज़ हो गई है। तो सिचुएशन जो है हर तरफ, हर खित्ते में ख़राब होती जा रही है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो रहा है, और ऐसे लग रहा है कि बचा हुआ कोई भी नहीं है। यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान का भी एट द एंड में ज़िक्र कर दिया कि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, भाई हर कंट्री को करना चाहिए, अपने सिक्योरिटी टाइट रखनी चाहिए, और उनको पता होना चाहिए। अब ये हमला हो जाता है, फिर सारी सिचुएशन हो जाती है, फिर एक-दूसरे के ऊपर ब्लेम, और उसके बाद ब्लेम के बाद स्ट्रेट अवे जंग जो है, वो जारी कर दी जाती है एक किस्म की। इंडिया-पाकिस्तान में जिस तरह का कंक्लूजन हुआ, तो ये चीज़ें जो है बहुत आगे तक चलती हैं फिर। कितने ताल्लुकात जो है बेहतर होने को जा रहे थे, और इंडिया पाकिस्तान के ख़राब हो गए। तो मेरे ख़्याल में इन चीज़ों के ऊपर देखना चाहिए। बंदा जो आपको होल्ड कर रहा है, आपके मुल्क को लेके चल रहा है, क्या लीड कर रहा है, वो बंदा अच्छा होना चाहिए। उसे सोच समझ होनी चाहिए। वो करंट सिचुएशन और फ्यूचर सिचुएशन जो है दोनों को देखते हुए फ़ैसला करे तो बेहतर होगा, क्योंकि आम जनता भी उसको बीच में भुगतती है। वो एक बंदा फ़ैसला गलत करके जाता है, वो सालों तक भुगतना पड़ता है। तो दोनों मुल्क जो है एक-दूसरे को मुँह नहीं लगाते, और बाद में एक-दूसरे से काम भी पड़ते हैं, ये भी रियलिटी है। लेन-देन जो है वो ज़रूरी होता है, भले एक कंट्री के स्ट्रेट अवे या दूसरी कंट्री के थ्रू। अमेरिका बोल दे कि रशिया को कि दोनों जनाब आ जाओ, बैठ जाओ, बस करो अब, ठीक है, और ख़त्म जंग करो।
तो एक अब रशिया के ऊपर अटैक हुआ पड़ा है और वो किस तरह वो कहे कि नहीं अब मैंने बदला लेना है, तो भाई फिर लीड करने वाला बंदा जो है पीटर, आप लोगों को पता है जिस तरह की ज़हनियत उसकी है। और लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। अभी तो मामला जो है वो गर्म ही है। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन भी ओपन आपके लिए, और इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।